ओके गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैराथन। इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अपन पूरे एंटायर माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। क्विक रिवीजन होगा ये 4 घंटे के आसपास का मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा सो दैट आप लोग के लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा ये रिवीजन करना। अब देखो चालू करते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट चैप्टर जो है वहीं से चालू करूंगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में देखो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीजें मैं आज आपको रिवाइज करवाऊंगा। जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजों पे अपन बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के लिए। व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, नो नहीं देखना अपने को, ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगा, वायरल हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है चालू करते हैं। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल के बारे में बात करता है। जब अपन बात करते हैं इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल फर्म के बारे में, इंडिविजुअल मार्केट के बारे में, तो जब हम माइक्रो लेवल, माइक्रो मतलब स्मॉल, जब किसी पर्टिकुलर एक सेगमेंट के बारे में बात करते हैं दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज माइक्रो लेवल। और जब अपन बात करते हैं पूरे इंटायर कम्युनिटी के बारे में, इंटायर इकोनॉमी के बारे में, तो उसे कहते हैं मैक्रो लेवल। तो देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बिफोर 1930 देयर वाज ओनली वन इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस क्रिएट करी गई, माइक्रो और मैक्रो। सब्जेक्ट मैटर क्या है देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है प्रोडक्ट की प्राइस, फैक्टर की प्राइस, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जिसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, थ्योरी ऑफ डिमांड जो अपन पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सप्लाई अपन पढ़ेंगे, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये क्या होता है आपके फैक्टर इनकम कहते हैं इसे। और यहां पे क्या आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें आता है थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो आज नहीं अभी नहीं, आप लोग नेक्स्ट जब आप 12th क्लास में आ जाएंगे तब आप इसकी स्टडी करने वाले हो। तो बात करते हैं अपन किसके बारे में, बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल। Microeconomics deals with small segment of the society, small segment individual, जैसे मैंने आपको बोला। Microeconomics is defined as study of behavior of individual decision making units। इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन किस तरीके से डिसीजन लेता है, इंडिविजुअल फर्म क्या डिसीजन लेती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या डिसीजन लेता है, इंडिविजुअल सप्लायर क्या डिसीजन लेता है, इन चीजों के बारे में बात करता है। It is also known as price theory since its major subject matter deals with the determination of price of commodities and factors। क्योंकि इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो हम लोग स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं प्राइस के बारे में। और हम लोग प्राइस किसकी जानना चाहते हैं, हम लोग प्राइस जानना चाहते हैं किसके बारे में, आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज, अगर आप एक कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। कंज्यूमर क्या करता है बेटा, डिमांड करता है। तो किस प्राइस पे कितनी डिमांड करेगा। और अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो क्या करता है, वो सप्लाई करता है, तो किस प्राइस पे कितनी सप्लाई करेगा, इस चीज को डिटरमाइन करा जाता है किसके अंदर, थ्योरी ऑफ प्राइस के अंदर, जो कि आता है किसके अंदर, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आगे देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बोथ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दोनों है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी है और थ्योरेटिकल इंप्लीकेशन भी है। इट सॉल्व्स द थ्री central problems of our economy, that is what, how and for whom to produce। so micro economics हमारे 3 problems को solve करता है। कौन कौन सी 3 problems है, ठीक है, what to produce, how to produce and for whom to produce। कौन कौन सी problems को solve करता है, 3 problems को solve करेगा, what to produce, how to produce and for whom to produce। तो micro economics का theoretical aspect भी है, practical aspect भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को क्या करता है, ओवरकम करता है, सॉल्व करता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, क्या क्या गुड्स बनाने हैं, वॉर टाइम गुड्स बनाने हैं, पीस टाइम गुड्स बनाने हैं, पब्लिक गुड्स बनाने हैं, प्राइवेट गुड्स बनाने हैं, एक्सपेंसिव गुड्स बनाने हैं, सस्ते गुड्स बनाने हैं, लग्जरी गुड्स बनाने हैं, एंटरटेनमेंट के लिए गुड्स बनाने हैं। ठीक है, किस तरीके के गुड्स बनाने हैं उसका डिसीजन लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है लेबर ओरिएंटेड टेक्निक रखनी है, मतलब लेबर के थ्रू बनवाने हैं, या फिर मशीन ओरिएंटेड टेक्निक रखनी है, मतलब मशीन के थ्रू गुड्स बनवाने हैं, उसका डिसीजन लेना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसका आंसर करता है। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किन के लिए गुड्स बनाए,
वो डिसाइड करना, रिच क्लास के लिए, पुअर क्लास के लिए। अब जैसे एक फार्मर है तो फार्मर तो सब लोग के लिए गुड्स बनाता है, बट अगर एक कंपनी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल जो आईफोन बनाता है वो एक अपर सेगमेंट के लिए बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि वही लोग लाख लाख रुपए के फोन अफोर्ड कर पाएंगे। और अगर कोई पर्सन कर भी लेगा तो फिर वही ईएमआई चुकाता रहेगा, इसी तरीके की चीज हो जाती है, फिर शो ऑफ में बढ़ता है। जितना पैसा उतना ही काम करना चाहिए। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब किस तरीके के लोगों के लिए गुड्स बनाए जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं ये लाइन। Microeconomics helps in formulating economic policies which enhance productive efficiency and results in greater social welfare। तो microeconomics क्या करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है ताकि बेटर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी आ सके। Microeconomics explains the working of capitalist economy whereas individual units, producers and consumer are free to take their own decision। So microeconomics एक ऐसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करता है जहां पे दो लोग, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इंडिविजुअल डिसीजन ले सके। आज मैं हूं एक कंज्यूमर, मैं कौन हूं, एक कंज्यूमर हूं, समझना बात को। तो मुझे महंगा सामान नहीं खरीदना, सस्ता खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, किस प्राइस पे नहीं खरीदना, आई कैन टेक माय ओन डिसीजन, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हूं। कौन हूं, इंडिविजुअल कंज्यूमर हूं। और अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कितने में बेचना है, कैसे बेचना है, किसे बेचना है, किसे नहीं बेचना, क्योंकि मैं कौन हूं, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हूं। कौन हूं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हूं। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गई। माइक्रो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनती है जहां पे आपके पास स्कोप होता है। आप प्रोड्यूसर हो, आप डिसाइड करो कितने पे बेचना चाहते हो, कंज्यूमर आप डिसाइड करो कितने पे खरीदना चाहते हो। तो ऐसा फ्री मार्केट आपको अवेलेबल करवाता है आपका कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स करवाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स हाउ इन अ फेयर एंटरप्राइज इकोनॉमी, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, इंडिविजुअल यूनिट्स अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। फ्री एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ऐसी इकोनॉमी में कैसे आप इक्विलिब्रियम अचीव करोगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन जहां से आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जहां से हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, मतलब जहां मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वो मेरे लिए इक्विलिब्रियम है। अगर मैं कंज्यूमर हूं तो जहां मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, प्रोडक्ट खरीद के सबसे ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, मैं इक्विलिब्रियम में हूं। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो जहां मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे लिए क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैं उसे बदलना नहीं चाहता हूं। It helps the government in formulating correct price policies। गवर्नमेंट करेक्ट प्राइस डिसाइड कर सकती है किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है। ठीक है, मार्केट में फॉर एग्जांपल सब्जियां आती है, कितना प्राइस रखना है गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। ठीक है, मार्केट में वेजिटेबल, ये अपने ग्रेन्स वगैरह आते हैं, किसका कितना प्राइस रखना है गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। It helps in efficient employment of resources by the entrepreneur। मुझे पता है कि मैं इस प्रोडक्ट से कितना कमाता हूं, मुझे पता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, मुझे डिसीजन लेने होते हैं कि मैं कितने लोगों को अपॉइंट करूं, कितनों को नहीं करूं। It helps business economics to make conditional प्रेडिक्शंस एंड बिजनेस फोरकास्ट। मैं बिजनेस फोरकास्ट कर सकता हूं, किसके बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे, मार्केट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट का फोरकास्टिंग करी जा सकती है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन गेन्स फ्रॉम ट्रेड, डिसइक्विलिब्रियम है क्या है क्या नहीं है, उसका पता लगा सकते हो किसकी वजह से, माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। आगे देखेंगे लिमिटेशंस क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है शॉर्ट इकोनॉमी से, मतलब कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर से। अगर पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात करी जाए, विल योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन दिस होल इंडियन इकोनॉमी, आंसर विल बी नो सर, उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। इट कैन नॉट एक्सप्लेन क्या, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अदर प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन कंट्री। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आंसर नहीं कर सकता। इसका आंसर कौन करता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो स्टडी करता है जीडीपी को। किसको, जीडीपी को। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मीनिंग, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां से आया है, मैक्रोस से आया है, आपने को कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्या क्या आता है इसके अंदर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन। कब पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे अपन 12th क्लास में, अभी नहीं। इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सीधी सी बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सक्यूज मी, मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज emerged as the most challenging branch of economics. In the words of Samuelson, no area of economics is today more vital and controversial than macroeconomics। ठीक है, ओके फाइन, सैमुएल्सन बोलता है कि हाँ ठीक है, इससे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और वाइटल कोई भी एरिया नहीं है।
इंपॉर्टेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रीजन इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या रीजंस हैं? It gives an overall view of the growing complexities of the economic system. It provides powerful tools to explain working of the complex economic system. Actually, economic system को समझाता है, complex economic system. Indian economy एक complex economic system है, world economy एक complex economic system है। वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से जीडीपी कैलकुलेट करा जाता है, किस तरीके से नेशनल की इनकम कैलकुलेट करी जाती है, पूरे नेशन की डिमांड कैलकुलेट करी जाती है, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करा जाता है, डिफ्लेशन कैसे कैलकुलेट करा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर किस तरीके से डील करा जाता है, वो सारी बातें कौन करता है? वो सारी बातें करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, क्योंकि यहां पे हमें एक सिंगल इंडिविजुअल की सोच या उसके एस्पेक्ट को नहीं देखना, पूरी कंट्री के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखना है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डॉलर और इंडिया आईएनआर का प्राइस, तो डॉलर और इंडिया का जो प्राइस है, आईएनआर का जो प्राइस है, वो एक बंदे की वजह से, एक फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होता। पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये अफेक्ट होता है। सो इट इज वर्किंग ऑन मोर पावरफुल टूल्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आगे बोलते हैं प्रोवाइड्स बेसिक एंड लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। लाइक जैसे सरकार किस पे काम करती है? इन्फ्लेशन पे। महंगाई बढ़ रही, सरकार ने क्या किया? पॉवर्टी है, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए क्या कर रही है? टू डायरेक्ट एंड रेगुलेट इकोनॉमी टुवर्ड्स डिजायरेबल गोल्स। तो गोल्स बनाए जाते हैं यहाँ पे इकोनॉमी के क्या गोल्स बनाए जाते हैं कि हमें किस पे काम करना है, हमें किस पर्टिकुलर चीज पे काम करनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या डिसाइड करे जाएंगे? गोल्स डिसाइड करे जाएंगे। क्या डिसाइड करे जाएंगे? गोल्स। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रीजंस फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। किस वजह से फ्लक्चुएशंस आए? जैसे कोविड आया, कोविड की वजह से क्या-क्या इकोनॉमी के अंदर हुआ। दैट स्टडी इज ऑल अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल घर की कहानी नहीं थी कोविड, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी की कहानी थी। तो वो इट कम्स अंडर व्हाट? इट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसके अंदर आता है वो? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। आगे देखेंगे लिमिटेशंस हैं क्या-क्या। इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात नहीं करता, ठीक है, बहुत बड़े डिसीजंस के बारे में बात करता है, तो एरर्स होने के चांसेस होते हैं। इंटरडिपेंडेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। ये रहा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of the economy. Individual units की study करता है, ठीक है। It is part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy as a whole. याद करना है आपको डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। It talks about demand and supply, individual demand, individual supply. It talks about aggregate demand and aggregate supply. So what do you mean by aggregate demand? Aggregate demand means demand by whole economy. पूरी कंट्री की सारे के सारे कमोडिटीज की। मतलब मुझे लैपटॉप खरीदना है, पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदनी है, ठीक है, मुझे स्टेशनरी खरीदनी है, मुझे लाइट खरीदनी है, मुझे बल्ब खरीदना है, खाना खरीदना है, जितनी भी चीजें मार्केट में है ना, उन सबकी टोटल डिमांड इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड, और उन सबकी टोटल सप्लाई इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई। हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं ना इसकी डिमांड एंड सप्लाई की, हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। मुझे पेन खरीदना है तो बेटा स्टेशनरी की डिमांड की बात करेंगे, स्टेशनरी के बायर्स, स्टेशनरी के सेलर्स, उनकी डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ की डिमांड इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड, सब कुछ की सप्लाई इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई। तो पूरी इकोनॉमी आ गई यहाँ पे, पूरी इकोनॉमी, सारा माल बेच दिया तो वो तो पूरी की पूरी इकोनॉमी की इनकम हो गई, सारे लोगों की कमाई, सारे लोगों की सेल इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई, सारे लोगों की डिमांड एग्रीगेट डिमांड। तो पूरी कंट्री की डिमांड इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड, पूरी कंट्री की सप्लाई इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई। It comes under what? It comes under macroeconomics. It aims to determine price of a commodity or factors of production. Price decide करना चाहता है individual product कितने में बेचें। It determines income and employment level of the economy. Income level of the economy, employment level, कितने लोग के पास employment है, कितने लोग कमा रहे इकोनॉमी के अंदर, टोटल इकोनॉमी की इनकम क्या है। Basic assumption, it assumes that all macro variables to be constant. ये बोलता है income, national income, consumption सब constant है। ये बोलता है माइक्रो वेरिएबल्स वो है, वो कांस्टेंट है। मैक्रो सोचता है माइक्रो कांस्टेंट है, माइक्रो सोचता है मैक्रो कांस्टेंट है, दोनों इस तरीके से सोचते हैं। इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी, इट इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इट इज इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल डिमांड, फर्म आउटपुट आता है, इसके अंदर नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट कंसीडर करा जाता है। तो समझ आया माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में डिफरेंस। इंडिविजुअल पूरा एग्रीगेट, डिमांड सप्लाई एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है।
क्या डिसाइड करता है, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस, क्या डिसाइड करता है, इनकम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंडिचर। इंडिविजुअल ये बोलता है माइक्रो बोलता है, जो माइक्रो काम करता है तो माइक्रो कांस्टेंट अज्यूम करता है, मैक्रो काम करता है तो माइक्रो को अज्यूम करता है कांस्टेंट। प्राइस थ्योरी, इनकम थ्योरी, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट, ये बोलता है नेशनल इनकम। आगे देखेंगे इसमें, ये नहीं देखना अपने को। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आज अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस के बारे में। इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, देखो भाई इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस क्या होता है। आज अगर मैं आपको कोई बोलता हूं, है ना, अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई पर्टिकुलर काम हो रहा है, एग्जैक्ट है, हो रहा है, ये पेन गिर रहा है, समझ रहे हो क्या? तो अगर कोई चीज हो रही है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो रही है, इट्स कॉल्ड एज पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कोई चीज होनी चाहिए, ये पेन नहीं गिरना चाहिए, इट्स कॉल्ड एज नॉर्मेटिव साइंस। अब इसको थोड़ा बेटर एग्जांपल देके समझते हैं। इकोनॉमी के अंदर फिलहाल, इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी में 20% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं? 20% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इंडियन इकोनॉमी के अंदर सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जहां पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो खत्म हो सके, इट्स कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज हैपनिंग इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट शुड हैपन इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। उसे क्या कहते हैं अपन? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बेटे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट is or how an economic problem facing a society is actually solved। ठीक है, जो अपन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो किस तरीके से सॉल्व हुई है। Robbins said that economics was purely a positive science. According to him, economics should be neutral or silent between ends. There should be no desire, ठीक है, to learn about ethics of economic decisions। तो ये तो पुरानी बातें थी, जहां पे लगता था कि हमें इकोनॉमिक्स में कुछ और नहीं सीखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स जैसा चलता हुआ आ रहा है वैसा ही होना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर देखो, in other words, in positive economics we study human decision as facts which can be verified with actual data। ये बोलता है कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिसको हम एक्चुअली वेरीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। उन डेटास जिनको, जो एक्चुअली वेरीफाइबल है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सच में है कि नहीं है, उसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, बोलो सही बात है कि नहीं है? सही बात है। वेरीफाई कर सकते हो? यस कर सकते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। A fall in the price of goods lead to rise in the quantity demanded। प्राइस गिरेगी, ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगी। क्या ये सही है कि नहीं है? सही बात है। प्राइस हैज बीन राइजिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। मिनिमम वेज लॉ इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मिनिमम वेज लॉ बना देंगे, मिनिमम वेज लॉ का मतलब होता है सरकार ने मिनिमम वेज लॉ बना दिया कि सबको कम से कम हर महीने 10,000 की तनख्वाह मिलेगी, तो बिजनेसेस पता है हाथ जोड़ेंगे और कुछ लोग को नौकरी से निकाल देंगे। समझ रहे हो? सही बात है कि नहीं है? सही बात है। A profit maximizing firm will set its price where marginal revenues equals to marginal cost। एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी क्या करती है? एमआरएमसी को इक्वल रखती है। किसको? एमआरएमसी को इक्वल रखती है। एयर इज a mixture of gases। Increase in real per capita income increases the standard of people। जैसे लोगों की रियल पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की इनकम बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। पर पर्सन की इनकम बढ़ेगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। ये सब जो है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, क्या लिखा है? वेरीफाइड, कैन बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो विद द एक्चुअल डेटा, वो क्या होता है? वो होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसको आप पर्टिकुलर डेटा से मेजर नहीं कर सकते। अरे हमारी सोच होती है क्या? नॉर्मेटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब मैंने सोचा है ऐसा होना चाहिए, इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए क्या है? सोचा है ना, हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो बताओ ना। अगर होगा तो क्या होगा? होगा तो होगा पॉजिटिव, और होगा, होना चाहिए इज व्हाट नॉर्मेटिव साइंस। होना चाहिए इज व्हाट? बेटा बोलो, नॉर्मेटिव साइंस। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक deals with what ought to be or how an economic problem should be solved। Alfred Marshall, ठीक है, क्या बोलते हैं? कंसिडर द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट
of economics, they maintain that economics is a normative science as it prescribes a course of action which is desirable and necessary to achieve social goals. क्या आपको क्या करना चाहिए social goals achieve करने के लिए? क्या करना चाहिए social goals achieve करने के लिए? In other words, in normative economics, there is no reservation on passing value judgments. मतलब वैल्यू जजमेंट्स पास करने के लिए किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है। अगर आप सच्ची बात बोलना चाहते हो तो बोलो ना, किसने मना किया? किसी ने रोक तो नहीं लगा रखी। अगर आप सच बोलना चाहते हो, सोसाइटी के भले के लिए कुछ बोलना चाहते हो तो कोई रोक नहीं लगाता। सबको, सबके पास राइट है वैल्यू जजमेंट्स देने का, ठीक है, वैल्यू जजमेंट्स देने का, पासिंग ए वैल्यू जजमेंट्स ऑन मॉरल राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ थिंग्स। आपको कुछ गलत लगता है तो बोलो, सही लगता है तो बोलो। इंडिया में बोलने का राइट है, सबके पास है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स, एक प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे डॉक्टर है, आपको वो क्या करता है? डॉक्टर डिस्क्राइब करता है कि प्रेस्क्राइब करता है? प्रेस्क्राइब करता है। डॉक्टर का हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन होता है कि ये चीज होनी चाहिए। तो उसी तरीके से प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स है कि ऐसा होना चाहिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स। एग्जांपल, गवर्नमेंट शुड गारंटी अ मिनिमम वेज फॉर एवरी वर्कर। गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए कि इतनी तो मिनिमम वेजेस तुम्हें मिलनी ही चाहिए। गवर्नमेंट शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स, ठीक है। गवर्नमेंट को एमएसपी क्या कर देना चाहिए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए, ज्यादा में बेच सके ताकि। इंडिया शुड नॉट टेक लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इंडिया को लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ब्याज बहुत ज्यादा जाता है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, इंडिया का पैसा चला जाता है बाहर। इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस। एडवाइस है, लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मत लो, आपकी मर्जी, ठीक है। ये सिर्फ एडवाइस ही तो है। तो देखेंगे जरा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या क्या होता है। देखेंगे क्या क्या लिखा है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद करना ही करना है, गारंटीड है। इनमें से जो डिफरेंसेस हैं उनमें से आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस व्हाट इज, क्या है। इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फैक्ट। ये हुआ तो इसका इफेक्ट ये आया, ठीक है। सरकार ने, देखो, पॉपुलेशन बढ़ी, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ठीक है। फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अलाउ किया तो डोमेस्टिक कंपनीज बंद हो गई। क्या हुआ? मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। इट डील्स विद एक्चुअल और रियलिस्टिक फैक्ट। It can be verified with actual data. It is value judgments are not given. It is neutral between ends. Value judgment नहीं दे रहा, जो है सच वो बता रहा हूं मैं। रात हो रही है तो रात ही हो रही है, जजमेंट थोड़ी दिया है मैंने। नहीं सर मान लो रात हो रही है, कैसे मान लो? हो रही है रात, सच है, इसका कोई अंत नहीं है, सच है ये भाई। कोई मैंने कोई न्यूट्रल हूं मैं, तो जो है वो सच बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो। It deals with how an economic problem is solved. कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है, उसका एक्चुअल सॉल्यूशन। इकोनॉमिक्स ऑफ पॉजिटिव स्कूल आर एडम स्मिथ and his followers. Adam Smith है, याद रखना, ठीक है। Who gave this theory? Adam Smith. Observe these example. What determines the price rise? किसकी वजह से प्राइस बढ़ा वो देखो। Actual fact. Government has adopted policies to reduce unemployment. क्या गवर्नमेंट ने एक्चुअल पॉलिसी लगाई उसके बारे में? Rate of inflation is 6% in India. Actual data. Chemistry is actual. But यहाँ पे अपन बात करते हैं normative. What should be? क्या होना चाहिए? It is based on ethics. लोगों के ethics पे डिपेंड करता है। It deals with idealistic situation. कम पॉपुलेशन होनी चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हर घर के बाहर बहुत सारे पेड़ होने चाहिए, ठीक है। सुबह सुबह उठे तो चिड़िया चहचहाए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। इन दिस वैल्यू जजमेंट्स आर गिवन। वैल्यू जजमेंट्स इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। वेरीफाई नहीं करा जा सकता। मेरा सपना है कि मैं गांव में जाऊं, ठीक है, पेड़ पौधे हो। अब तेरा सपना है, वेरीफाई कैसे करे? तेरे सपने में जाके क्या बातें कर रहे हो तुम भाई साहब, ठीक है। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। तुम कौन से गांव में जा रहे, हमें क्या मतलब है यार, हम क्या करें इसमें? तुम चाहते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ के नीचे हो, कैसे हो जाए? कोरोना ही नहीं खत्म कर पाए तो लोगों को, समझ रहे हो? कहां से? कुछ नहीं हो सकता। इट डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे सॉल्व होनी चाहिए वो बताओ। इकोनॉमिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्कूल आर, ठीक है, ये ठीक है, मार्शल हिक्स वगैरह, ठीक है। कंपेयर दिस एग्जांपल। व्हाट इज फेयर प्राइस? फेयर प्राइस, व्हाट इज फेयर प्राइस राइज? फेयर प्राइस किस तरीके से बढ़ाएं? Unemployment is worse than inflation. क्या हो रहा है? Unemployment is worse than inflation. Rate of inflation should not be more than 6%. बढ़ इससे ज्यादा नहीं। अरे है कितनी वो छोड़ना यार, ये बोल रहा है कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। है कितनी वो थोड़ी बता रहा है जो वो तो ये बताता है, क्या होनी चाहिए वो बता रहा है। एथिक्स, हर चीज में एथिक्स, ठीक है। सरकारी लोग ढंग से काम नहीं करते, थोड़ा सा मतलब उनको मतलब नहीं होना चाहिए अंडर द टेबल पैसा लेना। अरे क्या है ये मत बता, काम कितने में होगी ये बता,
समझ रहे हो? दैट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इंटरडिपेंडेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटरडिपेंडेंट होता है। एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट क्यों होता है, इसका लॉजिक समझो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज समथिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अगर ये सही से काम कर रहा है तो ठीक है, सही से काम नहीं कर रहा तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आ जाता है सजेशंस देने के लिए कि भैया ये ढंग से काम नहीं कर रहा, सरकार को ऐसा करना चाहिए। फिर सरकार जैसा कर लेती है तो क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है? इकोनॉमी क्या है सबसे पहले देखेंगे। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी अर्निंग्स अर्न कर सके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? देखिएगा जरा, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहां पे प्रोडक्शन करा जाता है, ठीक है। इकोनॉमी refers to the whole collection of production units in an area, ठीक है, of a country by which people get their living, जहां से लोग काम करते हैं, कमाते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू ये मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी। दीज इकोनॉमिक्स कैन बी सबडिवाइडेड इनटू क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। दो तरह की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी इज लाइक सरकार वाली इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी ओपन फॉर ऑल, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी मतलब ओपन फॉर ऑल। एक्चुअली अब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वैसे तो देखो 3 तरीके की इकोनॉमीज होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है मार्केट इकोनॉमी, ओपन फॉर ऑल, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जहां पे सरकार सब कुछ डिसीजन लेती है। और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, जहां पे दोनों का मिक्सचर है। तो यू कैन से चाइना इज समवेयर लाइक क्लोज्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, सरकार डिसीजन ले रही है। यूएस इज लाइक ऑलमोस्ट ओपन इकोनॉमी, सरकार कुछ नहीं करती, बोलती बस मैं तो डिफेंस देखूंगी, काम करो तुम लोग, तो सरकार कुछ नहीं करती। और इंडिया में दोनों चीजें होती है, सरकार प्राइवेट के साथ काम भी करती है, प्राइवेट अलग भी काम करता है, दोनों चीजें होती है। तो सर ये भी तो बोलते हैं सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट मिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, वही चीज। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। The problem of choice has to be faced by every economy of the world, whether developed or developing. Human beings have wants which are unlimited. अब ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? प्रॉब्लम अराइज होती है स्कैर्सिटी की वजह से। किसकी वजह से? स्कैर्सिटी। तो कोई बोलता है व्हाट इज द रूट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? रूट क्या है? रूट है स्कैर्सिटी, लिमिटेड फंड्स। पूरी दुनिया में कोई सा भी इंसान ले लो, कोई सा भी, दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी भी होगा ना, तो भी उसके पास कहीं ना कहीं फंड्स की कमी हो जाएगी, कहीं ना कहीं फंड्स की कमी हो जाएगी। सर कैसे हो जाएगी सर? क्या बात कर रहे हैं? नहीं होगी तो एग्जांपल देता हूं। दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन? जेफ बेजोस। नहीं, वो डाउन हो गया है ना। हाँ, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन? दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, मान लेते हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस को जरा बोलना जयपुर खरीद के दिखा है। सर वो तो जयपुर खरीद ही नहीं सकता। क्यों? इतना अमीर आदमी एक शहर नहीं खरीद सकता? इतना अमीर आदमी एक शहर नहीं खरीद सकता क्या? खरीद सकता है तो बोले जयपुर खरीद ले। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है जो बंदा पूरा जयपुर नहीं खरीद सकता। खत्म। क्या है? लिमिटेड फंड्स हो गए ना लिमिटेड फंड्स। अनलिमिटेड तो नहीं है, उसके पास भी लिमिट लगी गई, यस और नो? ठीक है, तो यही चीज मैं बोल रहा हूं। Economic problem is the problem of choice. The problem of choice to be faced by every economy of the world, whether developing. Human being have wants which are unlimited. Unlimited wants होती है, ठीक है। When these wants get satisfied, new wants crop up. मतलब ये कि हमारी wants है unlimited. अब आप अपनी wants देखना, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। पापा बस प्लीज फोन दिला दो, प्लीज इस बार नया फोन दिला दो, ठीक है। पक्का अच्छा परफॉर्म करूंगा, कुछ नहीं चाहिए, बस एक नया फोन दिला दो प्लीज। पापा ने फोन दिलाया 2 महीने बाद, पापा प्लीज एक्टिवा दिला दो, पापा प्लीज बाइक दिला दो, ठीक है। पापा ये दिला दो, वो दिला दो, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जैसे बाइक दिलाई 6 महीने बाद पापा को नया फोन आ गया, पुराना फोन टूट गया, पापा प्लीज नया फोन दिला दो। मतलब हमेशा क्या होता है? हमेशा यही होता है आप लोगों के साथ में कि जैसे ही आपके एक डिमांड सेटिस्फाई होती है, फिर दिमाग अपने आप चलने लग जाता है दूसरी चीज में। अब क्या खरीदे? समझ लो क्या?
Every single individual has same story. Human wants multiply at a fast rate. The economic resource to satisfy these unlimited wants are limited. अब पापा क्यों नहीं दिलाते? या तो आपकी आदत खराब हो जाएगी या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी पैसों की दिक्कत है। ठीक है, आप आए बोले 2 लाख रुपए का, लाख रुपए का फोन दिला दो, आपको भरोसा नहीं है, आप पे पता है उनको कि चीज तोड़ देगा, या हो सकता है खोया है, या हो सकता है कि लाख रुपए की चीज दिलाने में यूटिलिटी नहीं है। मतलब क्या है, क्या करेगा लाख रुपए की चीज लेके? या हो सकता है लाख रुपए से बढ़िया 20,000 का फोन तू खरीद, 80,000 में धंधे में लगाऊंगा, मैं उससे कमाई लूंगा तेरे लिए बेटर। ठीक है, तो होता क्या है, इस तरीके से क्या होता है, हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड होती है, उनको सेटिस्फाई करने के जो मीन्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। समझ रहे हो क्या होते हैं रिसोर्सेज? लिमिटेड। रिसोर्सेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, नीडेड टू कैरी आउट प्रोडक्शन। जैसे अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर स्कार्स। ठीक है, क्या क्या कमी है? लैंड की कमी है, लेबर की कमी है, कैपिटल की कमी है, या एंटरप्रेन्योर की कमी है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज क्या है? कम है। They are available in limited quantities in relation to demand. Demand बहुत सारी है, but लोगों की availability कम है। Resources are not only scarce, but have also alternative uses. रिसोर्सेज की क्या है? कम ही नहीं है सिर्फ, और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अब एग्जांपल देके समझाता हूं, सुनिएगा। आज आपके पास पैसा रखा है, अब उस पैसे से आप क्या क्या कर सकते हो? एक इंसान कमाता है, फॉर एग्जांपल मैंने कमाया, अब मैं क्या करूं उस पैसे का? मैं ये करूंगा कि या तो मैं जाऊं और दोस्तों के साथ उड़ा दूं, खूब खर्च करूं, खूब घूमूं फिरूं, पैसे खत्म। दूसरा मैं ये कर सकता हूं कि मैं घर वालों के लिए घर बनाना चालू करूं, ठीक है, मैं पैसों को जोड़ूं। ठीक है, तीसरा मैं क्या कर सकता हूं? तीसरा मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं ताकि मैं और ज्यादा कमाऊं। चौथा मैं एफडी करा सकता हूं। पांचवा बच्चों की स्कूल की फीस दे दी, बच्चों के लिए काम कर लिया, वाइफ के लिए कुछ खरीद लिया, गोल्ड ले लिया। मतलब आप देख रहे हो आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, बट उसके यूजेस क्या है? अनलिमिटेड है। यूजेस क्या है? अनलिमिटेड है। यही बोलने की कोशिश कर रहा है, रिसोर्सेस होते हैं लिमिटेड और उसके यूजेस जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। लैंड लिमिटेड है, बट आप लैंड के ऊपर क्या कर सकते हो? घर बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, दुकान बना सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। लेबर एक्स काम कर सकता है, वाई काम कर सकता है, जेड काम कर सकता है। कैपिटल, पैसे को इधर लगा दो, दूसरे बिजनेस में लगा दो, तीसरे बिजनेस में लगा दो। एंटरप्रेन्योर में ये काम कर लूंगा, मैं वो काम कर लूंगा, मैं वो काम कर लूंगा। ये होते हैं क्या? रिसोर्सेज के बारे में। ऑल दीज नेसेसिटेट्स अ चॉइस बिटवीन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। कौन सा गुड बनाया जाए, इससे डिसाइड करा जाता है। क्या डिसाइड करा जाता है? कि कौन सा गुड बनाया जाएगा। क्या डिसाइड करा जाता है? कौन सा गुड बनाया जाएगा। द इकोनॉमी कंप्राइजिंग ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस फंक्शन सोसाइटीज मस्ट मेक दिस चॉइस। तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है? इस तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है? 3 कॉजेज है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। दूसरा लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ऑल्टरनेटिव यूजेस, अपन रिसोर्सेज को अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। कहां पे यूज कर सकते हैं? जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहीं पे यूज करा जाएगा। कोविड में लोगों के पास पैसा था, बट लोगों ने किस चीज में इस्तेमाल किया? पहले खुद के खाने में इस्तेमाल किया। नहीं, थोड़ा पैसा रखो, खुद के खाने पीने के लिए इस्तेमाल करा। समझ रहे हो? यही हुआ था, या बांट दिया था लोगों को? नहीं, पहले खुद के खाने पीने में इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो यही बोलता है ये, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वांट्स है। ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस। ठीक है, जैसे ही आप एक डिमांड सेटिस्फाई करते हो दूसरी चालू हो जाती है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, रीड कर लेना। इतना टाइम नहीं है क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? मैराथन चला रहे हैं, क्विक रिवीजन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास इसको स्टडी करने का। तीसरा है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव मतलब किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। रिसोर्सेज स्कैर्स है, ठीक है, उसकी सप्लाई लिमिटेड है और आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। आइसक्रीम बर्गर खाने में यूज कर लो, ठीक है, लैंड खरीदने में यूज कर लो, फार्मिंग कर लो, बिल्डिंग खरीद लो, कुछ भी कर सकते हो। आप अलग अलग जगह पे से क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म ऑफ सेंट्रल और बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एनी प्रॉब्लम वेयर द मार्केट सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 होती है, आपको मैंने बताया था 3 तरीके की इकोनॉमीज होती है। कौन कौन सी? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों के अंदर प्रॉब्लम्स होती है। और प्रॉब्लम्स क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हेन टू प्रोड्यूस। वापस से बोलेंगे, क्या प्रॉब्लम होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हेन टू प्रोड्यूस। अब देखो, अपने को क्या करना है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। क्या बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए। तो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। इट मींस वेयर अनलिमिटेड
देन इट वुड लीड टू स्टेज ऑफ सैल्वेशन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बना सकते, सब खत्म हो जाएगा। But the means are limited and economy must decide the efficient allocation of scarce resources so that both output and output mix are optimum। ये बोलता है कि इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कितना बनाया जाना चाहिए ताकि हम जितना बनाए और जितना बनाने का सोचें वो प्रॉपर तरीके से बने और साथ में मार्केट में सेल हो जाए। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक होती है। कौन सी होती है? चॉइस ऑफ टेक्निक। तो इसमें क्या होती है? इसमें होती है व्हाट टू प्रोड्यूस इन हाउ मच क्वांटिटी। इसमें क्या होती है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है इसमें? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कैसे बनाया जाए, ठीक है, लेबर ओरिएंटेड या फिर, ठीक है, लेबर ओरिएंटेड या मशीन ओरिएंटेड। और तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए बनाया जाएगा, ठीक है, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर सब लोग के पास बराबर बराबर इनकम है तो उसी तरीके के कुछ बनाओ, ठीक है, कुछ अमीर है कुछ गरीब है, ठीक है, कम अमीर है ज्यादा गरीब है, तो डिपेंड करता है किसके लिए बनाना चाहता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, डीमार्ट है। अब डीमार्ट जो है वो किसको टारगेट करता है पता है आपको? रिच क्लास को। आंसर आया नहीं, रिच क्लास तो बहुत कम होती है वहां पे। एक्चुअली डीमार्ट के अंदर कौन जाता है? डीमार्ट के अंदर मिडिल क्लास या ऐसे अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, इस तीन कैटेगरी के लोग ही जा पाते हैं। जो हाई क्लास होते हैं, सुपर रिच क्लास होते हैं, वो कभी नहीं जाते, या वो लोग कभी नहीं जाते जिनके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी जिंदगी के अंदर, ठीक है। ऑनेस्टली बताओ, मैं आज तक डीमार्ट नहीं गया। आई हैव नेवर बीन टू डीमार्ट। क्यों? टाइम नहीं है। कुछ भी सामान है 2 रुपए महंगा मिलेगा, पास में से ले लूंगा, डीमार्ट नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है। क्योंकि मुझे पता है डीमार्ट जाने का मतलब क्या हुआ, आधा घंटा वेस्ट करके आना। आधा घंटा वेस्ट कर ही नहीं सकता मैं जिंदगी में, क्योंकि टाइम नहीं है बस। तो मैं ये भी चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट किसके लिए बनाता है? डीमार्ट उन लोगों के लिए बनाता है जो लोग संडे के दिन, जिनके पास फैमिली के लिए टाइम हो, आए फैमिली के साथ, आए आराम से 2-4 घंटे शॉपिंग करके जाए। 2 घंटे डीमार्ट की शॉपिंग में निकल जाते हैं। सैटरडे को आ जाए, मंडे को आ जाए, शाम के टाइम पे कभी भी आ जाए, लोगों पे डिपेंड करता है। आराम से उसके लिए मार्केट पूरा वो ओपन रखता है लोगों के लिए। बेसिक ज्यादा खर्चा नहीं करता डीमार्ट। तो डीमार्ट ने क्या कर रखा है? डीमार्ट ने इसी चीज के लिए बोल रखा है कि मैं प्रोडक्ट तुम्हें बेचूंगा, सस्ते में बेचूंगा, सबसे सस्ते में प्रोडक्ट मैं तुम्हें बेचूंगा। पूरी कंट्री के अंदर इससे ज्यादा सस्ते में कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। तुम्हारे पास समय है, टाइम है, पैसे बचाने हैं, तो मेरे पास आ जाओ। समझ रहे हो? यही होता है डीमार्ट के अंदर। फॉर होम टू प्रोड्यूस डिसाइड करता है कि किसके पास कितनी कैपेसिटी है खरीदने की, उसके हिसाब से मैं मार्केट मेरा बनाऊंगा। समझ गए क्या? नेक्स्ट आता है पीपीसी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पीपीसी के बारे में बात करते हैं। पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट या कर्व, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी set refers to different possible combination of two goods that can be produced from given amount of resources and given amount of given level of technology। मतलब आप कितना क्या बना सकते हो वो पीपीसी डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? पीपीसी डिसाइड करता है। अब जरा पीपीसी को समझेंगे, पीपीसी को देखेंगे अपन। आज जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है पीपीसी का। अब देखो पीपीसी का मतलब क्या होता है, जरा मैं एक एग्जांपल देके और वैसे आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैंने आपके सामने एक कर्व बनाया, इसको कहते हैं पीपीसी। क्या कहते हैं इसे? पीपीसी। इकोनॉमी के अंदर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ये पीपीसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। क्या है पीपीसी के अलग अलग कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी, ई और एफ। 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन बोलते हैं पीपीसी के, कि जब आप क्या करते हो, जब आप एक गुड बना रहे हो, मैंने एक गुड बनाया, ये कॉम्बिनेशन बनाया, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे मैं क्या करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं दूसरा गुड बनाता जाऊंगा, तो मुझे एक को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इकोनॉमी में 2 गुड्स हैं, गन्स एंड व्हीट। आपकी इकोनॉमी में सिर्फ गन्स बनाए जाते थे पहले। धीरे धीरे आप गन्स के प्रोडक्शन को क्या करते जा रहे हो? कम करते जा रहे हो। व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हो। क्यों सर? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। आपको पता है रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। तो पीपीसी बोलता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलता है कि आप 2 प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो वो डिसाइड कर लो। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे को धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। स्केर्स रिसोर्सेज है आपके पास,
रिसोर्सेस लिमिटेड है और आपको बनाना 2 प्रोडक्ट है। तो यानी कि देखो एक चीज ध्यान रखना, जो पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट होता है, जैसे पीपीसी के अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट होता है ना, इसका मतलब होता है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर तुम पीपीसी पे भी नहीं आ पा रहे, मतलब तुम्हें तुम्हारे पे पूरे रिसोर्सेज यूज ही नहीं हुए, तुम्हारे पे पूरे रिसोर्सेज यूज ही नहीं हुए। तुम कौन हो? तुम हो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तुम अगर पॉइंट के इस कर्व के बाहर हो भैया, तुम औकात के बाहर हो, हमारी औकात जो है, हमारी जो इकोनॉमी है बस इतना ही बना सकती है, और अगर तुम इस पॉइंट के इस इकोनॉमी के बाहर गए तो तुम हो अनअटेनेबल। अनअटेनेबल मतलब हम तुम्हें अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर फॉल करते हैं, इस पीपीसी के ऊपर फॉल करते हैं, वही हम बना सकते हैं। तो पीपीसी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज व्हिच अ प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस यूजिंग इज ऑल रिसोर्सेज। इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज यूज करके जो भी आप कमोडिटी बना सकते हो उसको कहते हैं पीपीसी। क्या कहते हैं उसे? पीपीसी। तो पीपीसी का मतलब क्या होता है कि आप अपने सारे रिसोर्सेज यूज करके जितना प्रोडक्शन कर सकते हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीपीसी। क्या कहते हैं उसे? पीपीसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पीपीसी कहते हैं। जरा देखिएगा, ये बोलता है production possibility curve shows the various alternative combination of goods and services that economy can produce when resources are fully and efficiently employed. सारे resources employed हैं। assumptions क्या है देखिएगा, economy produces 2 goods। economy सिर्फ कितने goods बनाती है? 2, X and Y, like gun and butter, wheat and sugarcane, cricket bats and tennis rackets or anything else। कोई भी 2 प्रोडक्ट्स अज्यूम कर लो। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमी में क्या है? फिक्स्ड है, बढ़ नहीं सकते। रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफिक, दे कैन बी शिफ्टेड। रिसोर्सेज स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि आपको बोला ना ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, ये नहीं बनाते तो दूसरा बना लेना प्रोडक्ट, शिफ्ट तो हो ही सकता है ना रिसोर्स के अंदर। रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, कोई वेस्टेज नहीं होगा 1% भी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन इकोनॉमी इज गिवन, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज क्या है? एफिशिएंटली एम्प्लॉयड है। पीपीएस क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल देखना, अजम्पशन देख लिया, अब इधर देखेंगे। जैसे देखो, अब एक चीज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ लिया तो हो गया सॉल्व करना, मैटर खत्म हो गया, आप लोग आगे मूव कर सकोगे, ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे आ जाएगा। जैसे आपने बनाया T यूनिट्स, गुड्स कितने बना रहे हो? इस पे 0, तो एक्स एक्सिस पे टच करता है, वाई एक्सिस पे टच करता है, यानी कि ये 0 और ये 0। अब देख रहे हो, तभी ये क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं तो कभी टच नहीं करता। अगर पीपीसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहे हो, इसका मतलब दोनों 0 होंगे एक लेवल पे, और हुए। दूसरा, जो एक गुड है ना, इसकी एक यूनिट इंक्रीज होगी। क्या क्या होगी? एक यूनिट से इंक्रीज होगा, ये एक यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। आप इसको देखो, ये क्या कर रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बार बार डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज कैसे हो रहा है वो देखना। ये कितना है? 21, कितना हो गया? 20, 18, 15, 11, 6, 0। अभी देख रहे हो क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? ये फॉल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली फॉल करता जा रहा है। ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली फॉल करता जा रहा है। इन दोनों के बीच का गैप देखना 1, इन दोनों के बीच का गैप देखो 2, इन दोनों के बीच का गैप देखना 3, इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच का गैप 6। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भाई जब क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे 2 बिजनेस है, मेरे 2 बिजनेस है, बिजनेस एक्स और बिजनेस वाई। अगर मैं एक्स चालू करता हूं तो मैं वाई का जो सबसे घटिया आदमी है ना, वो भेजूंगा तो एक्स संभाल जाएगा। मेरे लिए एक्स नया बिजनेस है, तो मेरे वाई का जो सबसे घटिया आदमी होगा कि तू सबसे कम काम करता है, तो यहां से निकल तू वहां जा। फिर जो वो बिजनेस ठीक होने लगा तो उससे जो थोड़ा सा बेहतर था उसको निकाल के भेज दिया। फिर तीसरा और बेटर होने लगा तो उससे एक और बेहतर को निकाल के वहां भेज दिया, एक और बेटर को निकाल के वहां, एक और बेटर को निकाल के वहां। तो आप देख रहे हो प्रोडक्शन जो फॉल कर रहे हैं ना, वो हर बार इंक्रीज होके फॉल कर रहा है। मतलब पहले प्रोडक्शन हुआ करता था 21, यहां था 0, एक रिसोर्स निकाल के यहां दे दिया, यहां से सिर्फ 1 यूनिट का फर्क आया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में अपने को प्रोडक्शन बढ़ा, अपन यहां से ऐसे बंदे को निकाल के भेजा जो 2 यूनिट्स बना सकता था,
फिर मैंने एक और बंदे के लिए ऐसे बंदे को भेजा जो 3 यूनिट्स, और बेहतरीन बंदा है जो 3 यूनिट्स बना सकता था। नेक्स्ट के लिए मैंने ऐसे बंदे को भेजा जो और 4 यूनिट्स, क्योंकि उसके जाते ही 4 यूनिट्स का प्रोडक्शन डाउन हो गया। फिर मैंने क्या करा, पांचवें को यहां से ऐसे बंदे को भेजा जिसकी वजह से 5 यूनिट्स कम हो गई। फिर मैंने ऐसे बंदे को भेजा, तू जा, सब बिजनेस बंद कर दिया, ये मैंने पूरा कंप्लीटली बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने बेस्टेस्ट बंदे को भेज दिया। तो कभी भी क्या होता है, कोई भी अपने एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स में पुट करता है ना, तो हमेशा वो ध्यान रखता है कि मैं बेस्ट चीजों को मेरे मेन धंधे से ना हटाऊं, मैं बेकार चीजों को हटाऊं, जो वेस्ट जा रहा है उसको दूसरे में शिफ्ट कर दूं, ताकि मेरा पैसा भी यूटिलाइज हो जाए, मेरा मेन धंधा भी ना रुके। बट जैसे जैसे वो बिजनेस बढ़ता जा रहा है, एक करके वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता जाएगा। क्या करता जाएगा? ट्रांसफॉर्म करता जाएगा। याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है। यहां पे इस चीज को समझना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्या बोलता है ये? जब आप क्या करते हो, जब आप जैसे जैसे प्रोडक्शन राइज करते हो एक्स का, वाई का प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग रेट से फॉल करता है। कौन सी रेट से फॉल करता है? इंक्रीजिंग रेट से फॉल करता है। 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग रेट से फॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पीपीसी जो है, ये जो शेप देख रहे हो, ये क्या है? ये है कॉनकेव टू दी ओरिजिन। क्या है ये? कॉनकेव टू दी ओरिजिन। कॉनकेव मतलब केव बन रहा है ओरिजिन की तरफ, इसको कहते हैं कॉनकेव टू दी ओरिजिन। और ये जो इसने जो कॉनकेव वाला शेप लिया है, वो इसी रीजन की वजह से लिया है कि गुड वाई जो है, वो अपन जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो हर बार ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हर बार क्या कर रहे हैं? ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसकी वजह से हुआ है। वो ग्राफ को जो दोबारा समझाना ना, ये इसी पे आता। अब ये देखो, ये क्या है? यहां पे देखना, इसी ग्राफ को समझेंगे अपन। स्केल डायग्राम है, ये है 0, ठीक है, 21 और 0, समझ गए क्या? 21 और 0। फिर क्या है? 1 पे कितने रह गए? 20। फिर जैसे 2 हुआ तो कितने रह गए और कम हो गए? 18। फिर 15, फिर ये और कम हो गया 9, फिर मतलब 9 जो भी आया था, फिर और कम हो गया, फिर इस लेवल पे आ गया, और फिर ये हो गया क्या? ये हो गया 6 और ये हो गया 0। समझ गए क्या? ये धीरे धीरे क्या कर गया? फॉल कर गया। बोलो समझ आएगा नहीं आया? इसके ऊपर आप जा नहीं सकते, इसके नीचे अगर आप बनाते हो मतलब आपने रिसोर्स को पूरी तरीके से यूज नहीं करा, इसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते, क्योंकि क्या बोला ना, औकात के क्या है? औकात के बाहर है। फीचर्स ऑफ पीपीएस क्या होते हैं? पीपीसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? पीपीसी के फीचर्स सुनना। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी हमेशा कहां की तरफ कहां की तरफ स्लोप करता है? डाउनवर्ड की तरफ। आपके सामने यू डायग्राम बन रही है, ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। क्या है ये? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। क्यों? क्योंकि एक एक करके अपन क्या करते जा रहे हैं? हमारे रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ एम्प्लॉय करते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाता है। पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। किसकी वजह क्या हो जाता है? ये कॉनकेव टू द ओरिजिन। सर ये कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि ये होता है एमआरटी की वजह से, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। किसकी वजह से? इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से। सर ये इंक्रीजिंग एमआरटी क्या है? इंक्रीजिंग एमआरटी ये गुड 1 y z एक्स वाई जेड ए, और फिर अपन ने क्या करा था? याद है क्या? एक्स और वाई में क्या करा था? याद है आपको? ठीक है, 0 1 2 3 चेंज कर दो कलर। देखना, अपन ने क्या करा था? एक्स वाई जेड ए 0 1 2 और 3 देखा था। और इसके लिए अपन ने क्या करा था? पहले 15 था, फिर गिराया अपन ने 14 कर दिया, फिर गिराया अपन ने 11 कर दिया, फिर और गिराया अपन ने 8 कर दिया। अब देख रहे हो इसको क्या कहते हैं? ये जो फॉल कर रहा है ना बार बार, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एमआरटी, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हर बार जब मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं रिसोर्स को एक जगह से दूसरी जगह, तो हर बार मेरा जो पुराना प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा कम होता जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे? इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसी की वजह से कॉनकेव शेप लेता है। क्या लेता है? कॉनकेव शेप ले लेता है। कौन सा शेप ले लेता है? कॉनकेव शेप ले लेता है। कॉनकेव टू दी ओरिजिन। बोलिए भैया समझ आएगी नहीं आया? आगे देखते हैं शिफ्ट्स इन पीपीसी। अब पीपीसी क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। अब पीपीसी शिफ्ट हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, पीपीसी अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, देखना, अगर ये आपको ओरिजिनल पीपीसी है, मान लेते हैं ये आपका ओरिजिनल पीपीसी है, दिस इज योर ओरिजिनल पीपीसी, ओके। इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, रिसोर्स आ जाते हैं, पैसा आ जाता है, तो पीपीसी विल शिफ्ट टू राइट। इकोनॉमी के अंदर कोरोना जैसे आ गया तो पीपीसी विल शिफ्ट टू लेफ्ट, ओके। बट अगर किसी एक प्रोडक्ट पे कुछ बेटर हो जाता है, मान लो गोल्ड है,
अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, जमीन की खुदाई कर रहे थे, वहां से गोल्ड निकल गया, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, दोनों का नहीं बढ़ेगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, दोनों का नहीं बढ़ेगा। समझ गए क्या? हाँ सर। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जब आप एक अपॉर्चुनिटी, आज मैं जॉब छोड़ के यहां पे खड़ा हूं, मैं जॉब गया, मैं जॉब मेरे को पसंद नहीं आया, मैं जॉब छोड़ के टीचिंग में आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे को टीचिंग ही करनी थी, मेरे को एक प्रोफेशन पसंद था, तो मैं जॉब पे गया ही नहीं, मैं गया और गया जाके छोड़ के आ गया। तो मैं अगर जॉब छोड़ के आया, आज अगर मैं जॉब कर रहा होता किसी कंपनी के अंदर, तो मेरा पैकेज होता नियर बाय 20 लाख एटलीस्ट, 20-25-30 लाख का पैकेज होता। तो आज मुझे कम से कम उतना तो कमाना ही पड़ेगा दक्षिणा के अंदर, तब जाके मैं क्या कर पाऊंगा, उस अपॉर्चुनिटी जो मेरा लॉस हुआ है, जो मेरा नुकसान हुआ है, उसकी मैं भरपाई कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा? उसकी भरपाई कर पाऊंगा। तो आज मुझे कमाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करी है। समझ रहे हो क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जहां पे आप काम कर रहे हो उससे जस्ट जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, कि अगर मैं कमाई ये टीचिंग नहीं कर रहा होता तो शायद मैं जॉब कर रहा होता, तो जस्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं उसे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं उसे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपने किसके अंदर आता है? पीपीसी के अंदर ही आता है। जो पीपीसी है उसमें याद है अपन जब क्या करते हैं, जब गन्स का प्रोडक्शन कम करके बटर का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो अपन क्या करते हैं? गन्स का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, फिर एक छोड़ा, गन्स बनाई, वो बटर बनाया, फिर दो छोड़ा, फिर तीन छोड़ा, तो अपन क्या करते हैं? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है। वो क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब चेंज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या चेंज इन एमआरटी। एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। ये देखो, इसी तरीके से था, अपन ने क्या करा था, समझना इस बात को। x का प्रोडक्शन था, y का प्रोडक्शन है 20, इसका कुछ नहीं है। फिर अपन ने क्या करा? 19, एक छोड़ा, फिर दो छोड़ा, फिर देखो तीन छोड़े, फिर चार छोड़े, फिर पांच छोड़े। यही हो रहा है ना? इधर देखो आप, और इसका प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज होता जा रहा है? 1 2 3 4 5 से। अब क्या हो रहा है? सुनना, जब आप x यहां से देखना 1 2 3 4 5, और इसका कितना है? इसका प्रोडक्शन गिर रहा है, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। जब आप इसके प्रोडक्शन को ऐसा समझो, इसके प्रोडक्शन 0 है, इसका प्रोडक्शन 20 है, एक बनाने के लिए आपने कितना छोड़ा? एक। फिर एक और बनाने के लिए आपने कितना छोड़ा? 2। फिर एक और बनाने के लिए आपने कितना छोड़ा? 3। एक और बनाने के लिए 4। एक और बनाने के लिए 5। ये रहा। एक छोड़ रहे हो एक बनाने के लिए, दो छोड़ रहे हो एक बनाने के लिए, तीन छोड़ रहे हो एक बनाने के लिए, चार छोड़ रहे हो एक बनाने के लिए, पांच छोड़ रहे हो एक बनाने के लिए। यही क्या है आपका एमसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप कितने यूनिट्स, एक यूनिट बनाने के लिए कितने यूनिट्स को गिव अप कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये नहीं देखना। और टू प्रोड्यूस नहीं देखना, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं देखना, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। हाँ, अब देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व बाय पीपीसी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व बाय पीपीसी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। जो पॉइंट सारे के सारे पीपीसी पे वही बनाओ। समझ गए क्या? पीपीसी वाले तो बनाने। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी कब रहेगी? जब सारे के सारे पॉइंट्स इस पे होंगे पीपीसी पे। इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगी? जब सारे के सारे पॉइंट्स इस पे होंगे पीपीसी पे। तो पीपीसी का मतलब क्या हुआ? ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक ग्रोथ। किसकी वजह से सॉल्व होता है? पीपीसी की वजह से सॉल्व होता है। ये आपका चैप्टर इसके साथ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।